Hey guys, welcome back to my channel Vincil Biology. In today's lecture, we are going to see the previous year questions of cell biology unit. ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सेल बायोलॉजी का सेकंड पार्ट है. एक पार्ट मैंने ऑलरेडी अपलोड कर दिया है और आपको जैसे पता है सेल बायोलॉजी सीरीज चल रही है तो उसमें हमने काफ़ी टॉपिक सेल बायोलॉजी के पढ़ भी लिए हैं. सो आप उनको भी गो थ्रू कर सकते हैं इस वीडियो से जाने से पहले ताकि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्रिस्टल क्लियर है. जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि 2016 से 2020 यानी कि जो रिसेंटली पेपर हुआ था 2020 वाला तब तक के क्वेश्चंस हम देखने वाले हैं इस सीरीज में या फिर इस लेक्चर में मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो. सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द लेक्चर एंड सबसे पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्या है. ये जो सबसे पहला क्वेश्चन है ये CSIR नेट 2020 का ही है. ये 2020 का ही क्वेश्चन है जो कि अभी नवंबर में ही पेपर हुआ था. क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो इज इनकरेक्ट. जो स्टेटमेंट्स यहाँ पे 4 दी गई है इन चारों स्टेटमेंट्स में से कौन सी स्टेटमेंट जो है वो इनकरेक्ट है. सो फर्स्ट स्टेटमेंट देखिए, द 3 कॉमन टाइप्स ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स आर कोलेस्ट्रॉल, फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स. कि जो 3 कॉमन टाइप ऑफ मेम्ब्रेन लिपिड्स होते हैं, जैसा कि हमें पता है कि हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो लिपिड मॉलिक्यूल से बनी होती है. तो किस किस से बनी है, कोलेस्ट्रॉल से, फॉस्फोलिपिड से एंड ग्लाइकोलिपिड से. बिल्कुल सही बात है. उसमें कोलेस्ट्रॉल प्रेजेंट होता है, दैट इज एक स्टेरॉल प्रेजेंट है. उसके साथ साथ यहाँ पे एक फॉस्फोलिपिड प्रेजेंट होता है. फॉस्फोलिपिड किससे बना होता है, ग्लिसरॉल प्लस लिपिड प्लस फॉस्फेट से. तो ये बात भी बिल्कुल सही है. और ग्लाइकोलिपिड से बना हुआ है यानी कि ग्लिसरॉल प्लस लिपिड प्लस कार्बोहाइड्रेट. तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ही सही है. हमने हमारे पहले के जो जितने भी वीडियोस थे उसमें हम ये देख भी चुके हैं. नेक्स्ट इज फॉस्फोग्लिसराइड्स कैरी अ ग्लिसरॉल बैकबोन. अभी मैंने ये बात बोली है. 2 फैटी एसिड चेन, बिल्कुल सही बात है. एंड अ फॉस्फोराइलेटेड एल्कोहल. क्या बोल रहा है यहाँ पर, अगर हम स्ट्रक्चर भी बना के देख ले तो इस तरीके से किसका स्ट्रक्चर होता है, इस तरीके से होता है ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर. ये क्या है, ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल है. ठीक है. इस ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल का यहाँ पर जो ये OH होता है ना, इससे कौन अटैच होता है, इससे फैटी एसिड की 2 चेन अटैच हो जाती है. हाइड्रोजन हट जाता है, फैटी एसिड की 2 चेन अटैच हो जाती है. वहीं यहाँ पर ये जो तीसरा वाला कार्बन होता है ना, इससे कौन अटैच हो जाता है, इससे इंस्टेड ऑफ फैटी एसिड की चेन एक फॉस्फेट अटैच हो जाता है. और उस फॉस्फेट से कौन अटैच हो जाएगा, एल्कोहल मॉलिक्यूल अटैच हो जाता है. इस पूरे स्ट्रक्चर को बोला जाता है फॉस्फोग्लिसराइड्स. तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, फॉस्फोग्लिसराइड्स कैरी अ ग्लिसरॉल बैकबोन, बिल्कुल सही बात है. 2 फैटी एसिड चेन, बिल्कुल सही बात है. एंड फॉस्फोराइलेटेड एल्कोहल, यस, मतलब ये स्टेटमेंट भी सही है और हमें इनकरेक्ट बताना है. तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, तीसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, फॉस्फोलिपिड्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स फॉर्म बाय मॉलिक्यूलर शीट्स रेदर देन मिसल्स इन एक्वस मीडियम. क्या बोल रहा है कि जो जितने भी फॉस्फोलिपिड्स होते हैं और ग्लाइकोलिपिड्स होते हैं, सबसे पहले अगर हम इनकी स्पेशलिटी देखें फॉस्फोलिपिड्स और ग्लाइकोलिपिड्स की, तो क्या होती है कि इनके पास हाइड्रोफोबिक रीजन भी प्रेजेंट होता है और हाइड्रोफिलिक रीजन भी प्रेजेंट होता है. हाइड्रोफोबिक यानी कि ऐसा रीजन जो कि पानी से डरता है और हाइड्रोफिलिक यानी कि ऐसा रीजन जो कि पानी से प्यार करता है. तो अब इस रीजन को क्या करना होगा, इस रीजन को अगर पानी से बचना है तो ये क्या करता है, इस तरीके से स्ट्रक्चर होते हैं इसके. तो यहाँ पर ये इस तरीके से रीजन बनाता है. ठीक है, जिसमें क्या होगा, ये जो हाइड्रोफोबिक है वो साथ साथ प्रेजेंट रहेंगे तो पानी के कांटेक्ट में नहीं आते. वहीं ये जो हाइड्रोफिलिक वाले हैं ये बाहर की तरफ प्रेजेंट होते हैं, यानी कि यहाँ पर वाटर है, यहाँ पर वाटर है, तो इनके साथ ये इंटरैक्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है. ये जो गोल गोल हेड दिख रहा है ये हाइड्रोफिलिक होता है, वहीं ये जो टेल होती है हाइड्रोफोबिक होती है. तो इस तरीके से ये बाई मॉलिक्यूलर शीट बना लेते हैं, 2 शीट्स बनाते हैं ताकि ये प्रोटेक्टेड रहे पानी से. तो ये सिंथेसिस करते हैं, यस, रेदर देन मिजल्स इन एक्वस मीडिया. रेदर देन मिजल्स फॉर्म नहीं करते. मिजल्स में कैसी चीज़ होती है कि सिंगल ही लेयर प्रेजेंट होती है और इस तरीके से लेयर प्रेजेंट होती है. यहाँ पर इस तरीके से लेयर प्रेजेंट होगी मिजल्स की. सिर्फ इसमें बाई मॉलिक्यूलर लेयर नहीं होगी, सिर्फ सिंगल लेयर होगी. H2O यहाँ पे भी हो सकता है और हो सकता है कि H2O की यहाँ पर भी H2O आ जाए. तो ये मिसल्स फॉर्म नहीं करेगा, क्या फॉर्म करेगा, बाय मॉलिक्यूलर शीट फॉर्म करता है. तो ये ऑप्शन भी सही है. इस कंडीशन में पूरा सेफ रहता है इसका जो हाइड्रोफोबिक रीजन है. नेक्स्ट पूछ रहा है, अगर फर्स्ट स्टेटमेंट सही है तो हमें पता चल गया फोर्थ स्टेटमेंट जो होगी रॉन्ग होगी, इनकरेक्ट होगी. हम इसको पढ़ लेते हैं. द कॉमन एल्कोहल मोएटीज इन फॉस्फोग्लिसराइड्स आर ग्लिसरॉल, आइनोसिटॉल, कोलिन, इथेनॉलमाइन एंड टाइरोसिन.
बोल रहा है कि जो अल्कोहल मोइटीज़ होती है ना, यहाँ पे जैसे मैंने लिखा है कि अल्कोहल, तो ये अल्कोहल कौन कौन सी हो सकती है, तो हमने हमारे वीडियोस में देखा है कि ये ग्लिसरॉल हो सकती है, बिल्कुल सही बात है, ये आइनोसिटॉल हो सकती है, ये कोलिन हो सकती है, और ये इथेनॉल अमाइन हो सकती है, बिल्कुल सही बात है। ये चारों चीज़ें तब तक चल रही थी ना, बिल्कुल सही बात है। यहाँ पर टायरोसिन नहीं होना चाहिए था, टायरोसिन की जगह अगर ये सेरीन बोलते ना तो स्टेटमेंट बिल्कुल सही हो जाती है, क्योंकि सेरीन भी फाइंड आउट होता है, लेकिन टायरोसिन नहीं होता है, तो ये स्टेटमेंट हो गई गलत, और हमारे क्वेश्चन के हिसाब से ये वाली स्टेटमेंट हो गई सही। ठीक है, तो कौन सी स्टेटमेंट सही है? फोर्थ स्टेटमेंट बिल्कुल सही है क्वेश्चन के हिसाब से। तो ये आप देख सकते हैं कि अभी 2020 का क्वेश्चन था और कितना ईजी क्वेश्चन था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम चले तो ये वाला जो क्वेश्चन है ये 2018 का है, CSIR नेट 2018 से क्वेश्चन है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है। पूछा गया है लाइपेजेस, फ्लिपेजेस, फ्लोपेजेस, स्क्रैम्बलेजेस के बारे में, और इनको आपको मैच करना है इनके रिस्पेक्टिव फंक्शंस के हिसाब से। ठीक है, लाइपेजेस की अगर हम बात करें तो ये क्या होंगे? लाइपेज है, एंजाइम है, क्या करेंगे? लिपिड्स मॉलिक्यूल को तोड़ेंगे। वहीं फ्लिपेज, फ्लोपेज एंड स्क्रैम्बलेज के बारे में हमने पढ़ा है कि इसका क्या काम होता है। इसका काम होता है डिफ्यूजन करवाना, या फिर हम बोल सकते हैं मूवमेंट करवाना, जो कि लिपिड मॉलिक्यूल्स होते हैं। यहाँ पर जो लिपिड की लेयर होती है वो कितनी लेयर्स होती है? 2 लेयर होती है, एक होगी आउटर लीफलेट में, एक होगी इनर लीफलेट में। अगर आपको आउटर लीफलेट में जो लिपिड प्रेजेंट है उसको अगर आपको इनर लीफलेट में लाना है तो उसके लिए क्या यूज़ करना पड़ेगा? फ्लिप यूज़ करना पड़ेगा। वहीं अगर आपको इनर से आउटर की तरफ लेकर जाना है तो आपको यूज़ करना पड़ेगा फ्लॉप, और वहीं अगर आपको दोनों तरफ डायरेक्शन करवानी है तो आप यूज़ कर सकते हैं स्क्रैम्बलेज। ठीक है, तो इस तरीके से हमने ये सब पढ़ा है। तो अगर हम सबसे पहले देखें, catalysis of ATP dependent translocation of the aminophospholipid phosphatidyl ethanolamine and phosphatidyl serine from the extracellular to the cytosolic leaflet of the plasma membrane। यानी कि एक्स्ट्रा सेल्यूलर से कहाँ ला रहा है? साइटोसॉलिक की तरफ ला रहा है, अंदर की तरफ ला रहा है, आउटर लीफलेट से इनर लीफलेट में लेकर आ रहा है। तो हमें पता है अगर आउटर लीफलेट से इनर लीफलेट में आ रहा है यानी कि फ्लिपेज का काम है। ये किसका काम होगा? फ्लिपेज का। नेक्स्ट अगर हम देखें, कैटालिसिस ऑफ एटीपी डिपेंडेंट ट्रांसलोकेशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड्स फ्रॉम द साइटोसॉलिक टू द एक्स्ट्रा सेल्यूलर लीफलेट, यानी कि साइटोसॉलिक से एक्स्ट्रा सेल्यूलर जा रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, किसका काम है? फ्लोपेज का काम है। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर देखें, कैटालिसिस हाइड्रोलाइसिस ऑफ ट्राइएसाइल ग्लिसरॉल्स क्या करेगा? लाइपेजेस, पता है ब्रेक डाउन करता है लिपिड का। तो फाइनली स्क्रैम्बलेज क्या हो जाएगा? फोर्थ हो जाएगा। कैटालाइजेस द मूवमेंट ऑफ एनी मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड अक्रॉस द बाइलेयर डाउन इट्स कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये ऊपर की तरफ भी मूव करवा सकता है और नीचे की तरफ। तो अगर हम यहाँ पर देख ले, पी का क्या ऑप्शन है? 3 है। मतलब एक भी अगर आपको पता होता ना आप मार्क कर लेते, आपको बाकी पता नहीं भी होगे ना तो भी चलता है। मैथ्स द कॉलम की यही खासियत है कि अगर आपको एक चीज़ या 2 चीज़ भी पता होती है ना तो भी आप मार्क कर सकते हो। मैं अपने आप को थोड़ा सा नीचे कर लेती हूँ ताकि आपको दिख जाए, तो आप आराम से मार्क कर सकते हो अगर आपको एक भी पता है। यहाँ पे पी का 3 आपको पता है, हो गया, कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं थी। सो इस तरीके के जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफ़ी अच्छे होते हैं, ऐसे क्वेश्चंस आपको कभी नहीं छोड़ने चाहिए। नेक्स्ट अगर हम यहाँ पर क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन भी वंस अगेन 2020 का क्वेश्चन और काफ़ी इजी है। मतलब ये इस टाइप का क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आता है, नहीं आता है तो नहीं आता, मतलब दिमाग लगाने टाइप क्वेश्चन नहीं है ये। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ लिपिड ड्राफ्ट्स। इनमें से कौन सा लिपिड ड्राफ्ट्स की फॉर्मेशन के लिए नहीं रिस्पॉन्सिबल होता है? लिपिड ड्राफ्ट वी हैव ऑलरेडी सीन इन आवर वीडियोस। व्हाट इज लिपिड ड्राफ्ट? कि कुछ जो लिपिड्स के मॉलिक्यूल होते हैं और प्रोटीन्स के मॉलिक्यूल जो होते हैं वो स्पेसिफिक जगह पे इकट्ठे हो जाते हैं और एक माइक्रो डोमेन से फॉर्मेशन कर लेते हैं, और ये प्रॉपर कोई फंक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। जैसे कि अगर सिग्नलिंग करवानी है तो अगर ये पास प्रेजेंट होगी तो आराम से सिग्नलिंग हो सकती है। किसी मॉलिक्यूल का एंडोसाइटोसिस करवाना है तो इस तरीके के फंक्शन में ये रोल प्ले करते हैं। तो यहाँ पे क्या क्या बोल रहे हैं? स्फिंगोमाइलिन, कोलेस्ट्रॉल, ग्लाइकोलिपिड एंड फॉस्फेटिडाइल सेरीन। इनमें से कौन सा इन्वॉल्व नहीं होता है? नॉट इन्वॉल्व। तो यहाँ पर हम देख चुके हैं स्फिंगोमाइलिन, कोलेस्ट्रॉल एंड ग्लाइकोलिपिड तो भाई उल्टा लिपिड ड्राफ्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, काफ़ी अच्छे अमाउंट में प्रेजेंट होता है। इनफैक्ट कोलेस्ट्रॉल और स्फिंगोमाइलिन तो बहुत होते हैं। वहीं फॉस्फेटिडाइल सेरीन का इतना रोल नहीं आता है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन हो जाएगा गलत? डी ऑप्शन जो है वो गलत हो जाएगा। ये उस टाइप का क्वेश्चन है, इन्फॉर्मेशन कि आपको पता है तो पता है।
अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन का कहना है कि अ मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन, एक मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन है, इज कंपोज्ड ऑफ 7 अल्फा हेलिक्स। ठीक है, एक मेम्ब्रेन एसोसिएटेड प्रोटीन है जिसमें 1 2 3 4 5 6 7 7 अल्फा हेलिक्स है। अल्फा हेलिक्स क्या होते हैं? अल्फा हेलिक्स प्रोटीन का सेकेंडरी स्ट्रक्चर का एक टाइप होता है, जैसे कि बीटा शीट हो सकते हैं या फिर अल्फा हेलिक्स हो सकते हैं, तो अल्फा हेलिक्स है। विद ईच कंटेनिंग 19 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज, यानी कि ये जो ईच अल्फा हेलिक्स है इसके पास कितने हैं? 19 हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड्स है, रेसिड्यूज है। हाइड्रोफोबिक यानी कि वही जो कि किससे डरेगा? जो कि पानी से डरेगा। While treating the membrane with all kinds of proteases, प्रोटीएज क्या करेगा? इन प्रोटीन्स को ब्रेक डाउन करेगा। A major portion of this protein remains intact. अगर हमने इसको प्रोटीन से ट्रीट भी किया तो भी ये क्या रहा? तो भी ये इंटैक्ट रहा। इससे मुझे इतना समझ में आ रहा है कि अगर ये इंटैक्ट रहा ना, यानी कि ये किधर प्रेजेंट है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। कैसा ये ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है? लिपिड के बीच में फंसा हुआ है, तो यहाँ पे जो प्रोटीएज एंजाइम आएंगे ना वो इसको पकड़ ही नहीं पाएंगे, वो इसको देख ही नहीं पाएंगे, क्योंकि लिपिड ने इसको घेर रखा है चारों तरफ से। तो ये इससे मुझे पता चल गया यार ये ट्रांस मेम्ब्रेन है। ट्रीटमेंट विथ हाई सॉल्ट एंड बफर विथ pH 5.0 फेल टू डिसोशिएट दिस प्रोटीन फ्रॉम द मेम्ब्रेन। हमने इतना कुछ चूज कर लिया फिर भी कुछ नहीं हो पाया। प्रेडिक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट नेचर एंड ओरिएंटेशन ऑफ द प्रोटीन इन द मेम्ब्रेन। सबसे पहली बात, हमें ये सब देख के इतना तो पता चल गया कि प्रोटीन कैसा है? ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन है। तो अगर हम यहाँ पर इसको ट्रांस मेम्ब्रेन प्रोटीन भी बोल सकते हैं या फिर इंटीग्रल प्रोटीन भी बोल सकते हैं, एक ही बात होती है। अगर हम यहाँ पे पेरिफेरल प्रोटीन देखें तो ये पेरिफेरल प्रोटीन तो नहीं है, वंस अगेन पेरिफेरल प्रोटीन नहीं है, वंस अगेन पेरिफेरल प्रोटीन नहीं है। कौन सा प्रोटीन होगा? ये इंटीग्रल प्रोटीन विद 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन। बिल्कुल सही बात है कि ये इंटीग्रल प्रोटीन है जिसमें क्या प्रेजेंट है? 7 मेम्ब्रेन स्पैनिंग रीजन्स प्रेजेंट है। कितने होंगे? 7 ऐसे रीजन्स है। इसके पास कितने होंगे? 7 हेलिक्स है। 1 2 3 4 5 6 7 हेलिक्स हैं इसके पास। इसलिए कितनी बार करेगा क्रॉस? मेम्ब्रेन को 7 बार ही करेगा, क्योंकि 7 हाइड्रोफोबिक रीजन्स है। और मैं आपको बता दूं कि अगर किसी भी प्रोटीन को मेम्ब्रेन को क्रॉस करना है ना, तो ये ज़रूरी है कि उसके पास एटलीस्ट 19 अमाइनो एसिड ऐसे हों जो कि हाइड्रोफोबिक है। और ये बात ये बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है कि 19 हाइड्रोफोबिक रेसिड्यूज है हर एक हेलिक्स के पास, तो वो 7 बार आराम से मेम्ब्रेन को क्रॉस कर सकता है। तो ये 7 होगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है GPCR, जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर, जो कि सेल सिग्नलिंग में इसका रोल आता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन था जो कि रिसेंटली CSIR नेट का था। अगर हम यहाँ पर अगले क्वेश्चन पे चले तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? एबिलिटी ऑफ अ मेम्ब्रेन टू स्पैन द लिपिड बाइलेयर स्ट्रिक्टली डिपेंड्स ऑन द प्रेजेंस ऑफ। अगर हम देखें कि एक मेम्ब्रेन प्रोटीन को वंस अगेन अगर स्पैन करना है इस लिपिड की बाइलेयर को, यानी कि क्या बनना है? एक इंटीग्रल प्रोटीन अगर उसको बनना है तो स्ट्रिक्टली वो किसके ऊपर डिपेंड होगा? हम अभी पिछले क्वेश्चन में ही उसको देख के चुके हैं कि क्या होना चाहिए? अल्फा हेलिक्स हो, और अल्फा हेलिक्स के साथ क्या प्रेजेंट हो? यहाँ पर 19 अमाइनो एसिड प्रेजेंट हो। तो 19 अमाइनो एसिड की तो यहाँ पे कोई बात की ही नहीं गई है, तो लेट्स कीप दैट। पर क्या हो? अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर हो। ठीक है, तो क्या होगा? बी ऑप्शन सही होगा। ये भी ऐसा नॉलेजेबल क्वेश्चन है, अगर आपको आता है तो आता है, इसमें आप सोच नहीं सकते, सोचने टाइप्स क्वेश्चन नहीं है, वो C सेक्शन में आते हैं। अगर हम अगला क्वेश्चन देखिए तो अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द ग्लाइकोसाइलेशन ऑफ द प्रोटीन्स अकर इन। जो ग्लाइकोसाइलेशन है प्रोटीन्स का, वो किधर अकर होता है? ग्लाइकोसाइलेशन का मतलब क्या होता है कि आप क्या कर रहे हो? कार्बोहाइड्रेट का एडिशन करवा रहे हो। कार्बोहाइड्रेट का एडिशन करवा रहे हो किस पे भाई? प्रोटीन्स पे। एज सिंपल एज दैट, प्रोटीन्स पे कार्बोहाइड्रेट का एडिशन करवा रहे हो। तो अगर मैं आपको बता दूं कि इस तरीके का एडिशन 2 जगह होता है, एक होता है एन ग्लाइकोसाइलेशन और एक होता है O ग्लाइकोसाइलेशन। एन ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ होता है भाई? एन ग्लाइकोसाइलेशन होता है ER में, वहीं O ग्लाइकोसाइलेशन कहाँ पे होता है? गोल्जी में होता है। एन मतलब क्या? एस्पैराजिन। O मतलब क्या? सेरीन या फिर थ्रियोनिन। तो यहाँ पर ऑप्शन क्या क्या है? ग्लाइऑक्सीजोम, लाइजोसोम, गोल्जी अपैरेटस, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ऑब्वियसली कौन सा सही होगा? गोल्जी अपैरेटस, क्योंकि गोल्जी अपैरेटस और ER में ही तो हो रहा है ग्लाइकोसाइलेशन। तो कौन सा ऑप्शन सही है? गोल्जी अपैरेटस बिल्कुल सही ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देख लें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि प्रीवियस ईयर ही है, सारे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ही देख रहे हैं। तो द कोवलेंट मॉडिफिकेशन परफॉर्म्ड बाय काइनेसिस व्हिच रेगुलेट प्रोटीन्स इन सिग्नलिंग पाथवे इज।
ऐसा कोवलेंट मॉडिफिकेशन जो कि परफॉर्म किया जाता है काइनेसिस के द्वारा, जो कि रेगुलेट करेगा सिग्नलिंग पाथवे में। ठीक है, ये वाला जो पूरा कॉन्सेप्ट है ये हमने सेल सिग्नलिंग वाले लेक्चर्स में हमारे देखा है, जो कि हमारे यूट्यूब चैनल पे अपलोडेड है। तो क्या बोल रहा है, हमने सिंपली देखा है कि काइनेज एक ऐसा एंजाइम है जिसका क्या काम होता है, जिसका काम होता है फॉस्फेट ग्रुप की एडिशन करवाना। इसका बेसिकली सिर्फ इतना सा काम है भाई कि फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करवाएगा, किसी भी प्रोटीन पे फॉस्फेट ग्रुप का एडिशन करवाएगा। वो फॉस्फेट ग्रुप एडिशन की वजह से जो प्रोटीन है वो एक्टिवेट भी हो सकता है और वो प्रोटीन इनएक्टिवेट भी हो सकता है, और इसी के बेसिस पे ये सेल सिग्नलिंग चलती है। हम क्या करते हैं, हम फॉस्फोराइलेट फॉस्फेट ग्रुप डोनेट करवाते रहते हैं, काइनेज जो आता है फॉस्फेट ग्रुप देता है ताकि वो प्रोटीन एक्टिव हो जाता है, फिर वो प्रोटीन किसी और को एक्टिव करता है, फिर वो प्रोटीन किसी और को एक्टिव करता है। तो इस तरीके से पूरी एक कैस्केड चलती है, राइट। तो कौन सा आंसर सही होगा, डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही होगा, फॉस्फोराइलेशन। आपने यहाँ पे काइनेज वर्ड समझ के ही आंसर अपने आप आना चाहिए था, क्योंकि ये क्या करवा रहा है, फॉस्फोराइलेशन करवा रहा है। बहुत सिंपल सी चीज है। अगला क्वेश्चन पे अगर हम चलें, अगला क्वेश्चन पे एक बहुत प्यारा सा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है CSIR नेट का, बहुत इजी है। क्या बोल रहा है, फ्लोरोसेंटली टैग्ड प्रोटीन, ऐसा प्रोटीन जिसको हमने फ्लोरोसेंस प्रोवाइड किया है, जो कि फ्लोरोसेंटली टैग्ड है, वॉज यूज टू स्टडी प्रोटीन सिक्रीशन ऑफ ईस्ट। इसको हमने यूज किया किसके लिए, स्टडी करने के लिए प्रोटीन सिक्रीशन, यानी कि ईस्ट किस तरीके से प्रोटीन को सिक्रीट करता है। फ्लोरोसेंस वॉज ऑब्जर्व्ड इन, फ्लोरोसेंस को कहाँ कहाँ देखा गया, गोल्जी में, सिक्रीटरी वेसिकल्स में और रफ ER में। यानी कि इन तीनों ही जगह पे किसने एंट्री मारी थी, इस प्रोटीन ने एंट्री मारी थी, और इन तीनों ही जगह से प्रोटीन जो है वो एग्जिट भी किया था और उसने एंट्री भी मारी थी, इसीलिए यहाँ तीनों जगह पे फ्लोरोसेंस दिखी है। अब क्या बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स बेस्ट द सीक्वेंस इन विच दीज इवेंट हैपेंस। ठीक है, ये किसका, ये क्वेश्चन किससे रिलेटेड है, ये क्वेश्चन है प्रोटीन टारगेटिंग से रिलेटेड। वंस अगेन प्रोटीन टारगेटिंग का भी जो लेक्चर है, सारे के सारे लेक्चर्स लगभग अपलोडेड। सो यहाँ पर प्रोटीन टारगेटिंग में हमें पता है कि सबसे पहला जो प्रोटीन है वो रफ ER में होता है। ठीक है, रफ ER इज RER, जहाँ पे एक्चुअल में जनरली जो प्रोटीन्स की सिंथेसिस होती है, उसके लिए रफ RER के पास क्या प्रेजेंट होता है, राइबोसोम। रफ RER से हो रही है शुरू, तो C ऑप्शन से शुरू हो रही है, ये गलत है, ये गलत है। कौन सा ऑप्शन है, C यहाँ पे सही है। रफ RER से कहाँ जाता है प्रोटीन, रफ RER से जाएगा प्रोटीन गोल्जी के पास, और गोल्जी से कहाँ जाती है, सिक्रीटरी वेसिकल्स के पास। सिक्रीटरी वेसिकल्स क्या होगी, ऐसी वेसिकल्स जो कि प्रोटीन को सेल के बाहर सिक्रीट करेंगी, सेल के बाहर क्या करेंगी, सिक्रीट करने में मदद करेंगी। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, C ऑप्शन सही होगा। C के बाद A के बाद क्या होगा, B। तो यहाँ पर CAB ये वाला जो ऑप्शन है बिल्कुल सही है। सबसे पहले कहाँ गया, ER में, फिर कहाँ गया, गोल्जी में, और फिर कहाँ गया, सिक्रीटरी वेसिकल में। ठीक है, तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे। आई होप आपको ये एकदम बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे किस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और किस तरीके के क्वेश्चंस रिसेंटली CSIR नेट पूछ रहा है, ये जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। Guys, thank you so much for watching this video, and don't forget to subscribe my channel and share this video with all your friends. Thank you so much guys. Bye bye.